नीट में पूछते हैं एनर्जी फ्लो कैसे होती है, पर नेचर बोलता है सन से स्टार्ट होती है, हीट पर एंड होती है। ना कोई कन्फ्यूज़न, ना सिलेबस की टेंशन, बस एक सिंपल सा रूल है। एनर्जी जो है सन से जाती है प्लांट में, प्लांट से जाती है एनिमल में और एनिमल से डिकम्पोजर में, और इसी रूल बेस्ड सिस्टम का नाम है इकोसिस्टम। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राबिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम को हम नेचर का फंक्शन यूनिट कह सकते हैं। इस यूनिट में लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम का साइज बहुत छोटा भी हो सकता है जैसे एक पॉन्ड, और बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसे फॉरेस्ट या पूरा बायोस्फीयर। कुछ इकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि पूरी बायोस्फीयर मतलब अर्थ पर मौजूद सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एक साथ स्टडी करना मुश्किल होता है। तो इसी वजह से इकोसिस्टम को मेनली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो ज़मीन पर होने वाले जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी वाले जैसे पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रॉप फील्ड भी और एक्वेरियम, इनको मैन मेड इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अगर हम देखें इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इकोसिस्टम को समझने के लिए पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चलता है कि प्रोडक्टिविटी, एनर्जी ट्रांसफ़र, डिकम्पल्शन और एनर्जी लॉस कैसे होती है, इसके बारे में हमें पता चलता है। अब देखते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। आप पहले पढ़ चुके हो कि एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनती है हर इकोसिस्टम में जो अलग होती है। अब है स्पीशी कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इकोसिस्टम में कौन कौन से प्लांट और एनिमल प्रेजेंट हैं उसे स्पीशी कंपोजिशन कहते हैं। प्लांट और एनिमल की वर्टिकल अरेंजमेंट उसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। अगर हम फॉरेस्ट का एग्जांपल लें तो ट्रीज होते हैं जो टॉप लेयर पर पाए जाते हैं, जो शर्ब्स होते हैं ये मिडल लेयर पर पाए जाते हैं, हर्ब्स और ग्रासेज होते हैं ये बॉटम लेयर पर पाए जाते हैं, और ये वर्टिकल अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इकोसिस्टम जो है ये एक यूनिट की तरह काम करता है। इकोसिस्टम जब एक यूनिट के रूप में काम करता है तब प्रोसेसेस साथ में हमें देखने को मिलते हैं जैसे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब देखते हैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम को समझने के लिए पॉन्ड एक बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनेबल होता है और सिंपल होता है। एबायोटिक कंपोनेंट अगर देखें हम पॉन्ड के अंदर तो उसमें वाटर देखने को मिलता है, बॉटम में रिच सॉइल देखने को मिलती है, सनलाइट, टेम्परेचर, डे लेंथ, क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलती हैं। ये सब फैक्टर जो हैं ये पॉन्ड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। फिर है बायोटिक फैक्टर जो पॉन्ड में देखने को मिलते हैं, जैसे प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, फ्लोटिंग प्लांट, सबमर्ज प्लांट, ये प्रोड्यूसर होते हैं पॉन्ड के अंदर। फिर देखते हैं हम कंज्यूमर जैसे जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एनिमल्स, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म। फिर है डिकम्पोजर जो पॉन्ड में मिलते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और फ्लैजिलेट, ये ज़्यादातर पॉन्ड के बॉटम में पाए जाते हैं। पॉन्ड में होने वाले प्रोसेस अगर हम देखें तो पॉन्ड इकोसिस्टम में भी वही प्रोसेस होती हैं जो पूरे बायोस्फीयर में होती हैं। एटोट्रॉफ जो सनलाइट की हेल्प से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। हेटरोट्रॉफ जो प्लांट या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। उसके बाद डेड मैटर जो डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन होता है डेड मैटर का। फिर न्यूट्रिएंट वापस इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पर हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। एनर्जी फ्लो अगर हम देखें तो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। ठीक, अब देखते हैं प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम के फंक्शनिंग के लिए सोलर एनर्जी का कांस्टेंट सप्लाई बहुत ज़रूरी होता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास बनाते हैं, उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी जो होती है इसका मतलब होता है कितनी तेज़ी से बायोमास प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर हम टाइप देखें प्रोडक्टिविटी की, सबसे पहले है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे जीपीपी कहते हैं। टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो फोटोसिंथेसिस से बनता है उसे कहते हैं जीपीपी, मतलब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे एनपीपी भी कहते हैं। जीपीपी के वो हिस्सा जो प्लांट का रिस्पायरेशन से बचता है उसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम फार्मूला देखें इसका तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेटरी लॉस। ठीक है, एनपीपी जो एक्चुअल फूड होता है उसे कहते हैं एनपीपी, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर्बीवोर और डिकम्पोजर के लिए जो अवेलेबल होती है। अब है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर द्वारा नई बायोमास बनाई गई उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट की स्पीशी पर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पर, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर, एनवायरनमेंट कंडीशन पर। पूरे बायोस्फीयर की एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो 170 मिलियन टन होती है।
बिलियन टन सॉरी। तो ओशन के अंदर अगर हम देखें तो 70% जो एरिया कवर होता है, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी कम होती है वहाँ पर, क्योंकि ओशन के अंदर न्यूट्रिएंट कम देखने को मिलते हैं और लाइट पेनिट्रेशन लिमिटेड होती है। अब है डिकम्पोजिशन। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और सॉइल को लूज करते हैं, ठीक है। डिट्राइटस जो होते हैं ये डेड लीव्स, बार्क, फ्लावर, एनिमल्स को डेड रिमेन और फीकल मैटर को डिट्राइटस कहते हैं, ठीक है। अब है डिकम्पोजर, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया हो गए। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देते हैं। अगर हम स्टेप देखें डिकम्पोजिशन के, सबसे पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन, मतलब जहाँ पर जो डेट्रीवोरस होते हैं वो डेट्राइटस को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दूसरा स्टेप है लीचिंग, जहाँ पर वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सॉइल के नीचे जाते हैं, उसे कहते हैं लीचिंग। फिर है कैटाबॉलिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं एंजाइम से डेट्राइटस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। फिर है ह्यूमिफिकेशन, जो डार्क कलर का अमार्फस सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं ह्यूमस। ये स्लो डिकम्पोज होता है और न्यूट्रिएंट स्टोर करता है। अब है मिनरलाइजेशन, पांचवा स्टेप। ह्यूमस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले अगर हम फैक्टर देखें, सबसे पहला है डिट्राइटस का केमिकल नेचर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है सॉइल या मॉइस्चर। वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट होंगे तो फास्ट डिकम्पोजिशन हो जाएगी और कोल्ड और एनारोबिक कंडीशन में स्लो डिकम्पोजिशन होगी। अब है एनर्जी फ्लो। डीप सी के हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम के अलावा सन ही अर्थ के सभी इकोसिस्टम के लिए एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से जो टोटल सोलर रेडिएशन अर्थ पर आती है उसमें से 50% से कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन वो लाइट होती है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लांट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिन्हें एटोट्रॉफ कहते हैं, सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड बनाते हैं। प्लांट सिर्फ 2 से 10% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ही कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इसी छोटी सी एनर्जी से पूरा लिविंग वर्ल्ड सस्टेन होता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लांट द्वारा कैप्चर की गई एनर्जी इकोसिस्टम में कैसे फ्लो होती है। अगर हम एनर्जी का फ्लो देखें तो बेसिक रूल होता है इसमें, सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। इसलिए एनर्जी का फ्लो होता है सन से प्रोड्यूसर की तरफ, फिर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, ठीक है। एनर्जी का फ्लो जो है ये यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब कभी वापस नहीं आता, एनर्जी जो है कभी वापस नहीं आती। ये सिर्फ सन से कंज्यूमर मतलब प्रोड्यूसर की तरफ फ्लो होती है एनर्जी, ठीक है। ये बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ मैच करती है कि एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है और ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस ट्रांसफ़र होती है एनर्जी। लेकिन इकोसिस्टम का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो करता है कि हर ट्रांसफ़र के दौरान कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, इसलिए इकोसिस्टम को कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई नहीं होती। अब देखते हैं प्रोड्यूसर, जिन्हें एडोट्रॉफी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रास, हर्ब्स, ट्रीज ये होते हैं प्रोड्यूसर। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, एक्वेटिक प्लांट ये होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में एडोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ट्रैप करते हैं। अब है फूड चेन या फूड वेब। फूड चेन एक सीक्वेंस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ये लिविंग ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, मतलब ग्रास से, फिर गोट से मेन में। ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर हो गया, गोट प्राइमरी कंज्यूमर और जो मेन हो गया ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब है डेट्राइटस फूड चेन। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, उसे कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। इसमें रोल होता है बैक्टीरिया और फंजाई का, जो डेड मैटर को तोड़कर न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल वीएस एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है ये एनर्जी फ्लो का मेन सोर्स होता है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़्यादा एनर्जी जो होती है डेट्राइटस फूड चेन से ही फ्लो होती है। डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन आपस में कनेक्ट होते हैं, इसलिए नेचर में फूड चेन मिलकर फूड वेब बनती हैं। कुछ एनिमल जैसे कॉकरोच, क्रो और ह्यूमन ये ओमनीवोरस होते हैं, मतलब प्लांट प्लस एनिमल दोनों को खाते हैं। अगर हम ट्रॉपिक लेवल देखें तो फूड चेन में ऑर्गेनिज्म अपनी फीडिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल पर होते हैं, जिन्हें ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं हर्बीवोर, जिन्हें प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं कार्निवोर, जिन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं टॉप कार्निवोर, ठीक है। अब देखते हैं स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। हर ट्रॉपिक लेवल पर जो टोटल लिविंग बायोमास होता है या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। बायोमास को जो है इसको मेज़र करते हैं फ्रेश वेट या ड्राई वेट से भी मेज़र किया जाता है। ड्राई वेट जो होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि वाटर कंटेंट वेरी करता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होगी, इसलिए ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड होते हैं। ज़्यादा लंबी फूड चेन पॉसिबल नहीं होती, हर लेवल पर एनर्जी कम होती जाती है, बल्कि बाकी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, ठीक है।
अब देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दिखाती है कि ट्रॉपिक लेवल के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और इन टर्म ऑफ नंबर्स, बायोमास और एनर्जी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि क्या रिलेशनशिप है ट्रॉपिक लेवल के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं पिरामिड। पिरामिड के बेस पर होते हैं प्रोड्यूसर, टॉप पर अपेक्स पर पाए जाते हैं टॉप कार्निवोर। अगर हम टाइप देखें पिरामिड की, तो सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड हम देखते हैं। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें हर ट्रॉपिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म को काउंट दिखाता है। यूजली अपराइट होता है ये पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है, ये अपराइट होता है। ग्रास लैंड इकोसिस्टम की एग्जांपल अगर लें तो ये अपराइट होता है, और कभी कभी इन्वर्टेड भी हो सकता है, जैसे एक बड़ा ट्री और उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अपराइट हमें पिरामिड देखने को मिलेगा। अब देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। हर ट्रॉपिक लेवल पर टोटल बायोमास शो करता है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जनरली अपराइट होता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जनरली इन्वर्टेड होता है, जैसे सी के अंदर। ठीक है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास होता है ये कम होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन फास्ट होती है, इससे ज़्यादा फिश बायोमास सपोर्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी प्रेजेंट होती है, ये हमेशा अपराइट होता है, कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्टेप में एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, इसलिए एनर्जी पिरामिड जो होता है ये सबसे एक्यूरेट होता है। अगर हम नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ट्रॉपिक लेवल एक फंक्शनल लेवल होता है, स्पीशी नहीं होता। ये एक ही स्पीशी एक से ज़्यादा अगर ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करती है, जैसे स्पैरो की एग्जांपल है, वो सीड अगर खाती है तो उसे हर्बीवोर कहते हैं, और अगर इंसेक्ट को खाती है तो वो कार्निवोर कहते हैं उसको। ठीक है, अगर हम लिमिटेशन देखें इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो फूड वेब को कंसिडर नहीं करता ये। सेम स्पीशी के मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल इग्नोर हो जाते हैं, डिकम्पोजर को पिरामिड में प्लेस नहीं मिलता, और नेचर में सिंपल फूड चेन होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर इकोसिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।